हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। ब्रिक कैसे बनाई जाती है, ब्रिक बनाने की प्रोसेस क्या क्या होती है। ईंट को बनाने के लिए निम्नलिखित प्रोसेस अपनाई जाती है। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, पहले क्ले की प्रिपरेशन की जाती है, फिर उसकी मोल्डिंग की जाती है, फिर उसकी ड्राइंग की जाती है, फिर उसको बर्न कर लिया जाता है। मोल्ड मतलब उसको शेप में चेंज किया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है और फिर इसको किसी भी क्लेम बर्निंग या किसी भी बर्निंग में सुखा दिया जाता है, फायर बर्निंग किया जाता है। फर्स्ट है अपना प्रिपरेशन ऑफ क्ले। प्रिपरेशन ऑफ क्ले के निम्नलिखित प्रोसेस अपनाई जाती है। सबसे पहले अनसोइलिंग करते हैं। अनसोइलिंग क्या करते हैं, मतलब टॉप सरफेस पे जो जो बेकार मिट्टी होती है उसको हटा लेते हैं। उसके बाद डिगिंग, डिगिंग मतलब खोदना, मतलब वहाँ से मिट्टी क्ले को खोद लिया जाता है। उसके बाद क्लीनिंग, उसमें जो बड़े पेबल्स या पत्थर होते हैं उसको हटा लिया जाता है। वेदरिंग, वेदरिंग मतलब उसको किसी भी जगह पे छोड़ दिया जाता है, उसमें पानी मिला दिया जाता है। ब्लेंडिंग, उसको मिक्स करना। और टेम्परिंग उसको बॉल मिल या मिक्सी मिल में मिक्स कर देते हैं। फिर फर्स्ट है अनसोइलिंग। ईंट बनाने के लिए जहाँ से मिट्टी ली जा रही है वहाँ सबसे पहले टॉप सरफेस पर लगभग 100 mm, लगभग 200 mm डेप्थ तक मिट्टी को रिमूव कर दिया जाता है, अर्थात इसका उपयोग ईंट बनाने के लिए नहीं किया जाता है। डिगिंग, अनसोलिंग करने के बाद ब्रिक के लिए मिट्टी ब्रिक के लिए मिट्टी खोदी जाती है और इसे 600 से 1200 mm के हिल्स के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। ब्रिक को खोदने के बाद 600 से 1200 mm तक की ढेर ढेर में इकट्ठा कर लिया जाता है। क्लीनिंग, क्लीनिंग के बाद अब जब ईंट जब ईंट खोदी गई ईंट मिट्टी में से पेबल्स, जो अपने पत्थर बड़े बड़े पत्थर हैं उनको हटा लिया जाता है। पेबल्स और स्टोन पीस को मिट्टी से रिमूव कर लिया जाता है। वेदरिंग, अब ईंट मिट्टी में पानी मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि पानी मिट्टी के सभी अवयवों के साथ प्रॉपर रिएक्शन कर ले और मिट्टी वेल वेल सीजन हो जाए। ठीक है, मिट्टी मिट्टी वेल सीजन हो जाए। उसके बाद है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है, जब ईंट मिट्टी को चेक करने के बाद यदि कोई इंग्रेडिएंट स्पेसिफाइड से कम हो उसमें ईंट मिट्टी पर ऊपर से स्प्रे कर दे। इंग्रेडिएंट्स मतलब लाइम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स है उनको आप उसमें ब्लेंडिंग उसमें मिला देते हैं। उसके बाद टेम्परिंग, वेदरिंग की हुई मिट्टी को प्रॉपरली मिक्स करने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है टेम्परिंग कहलाती है। आजकल टेम्परिंग के लिए पग मिल का उपयोग किया जाता है, बॉल मिल या पग मिल का उपयोग किया जाता है। पग मिल के द्वारा डेली 15,000 से 20,000 ईंटों की मिट्टी तैयार की जा सकती है। पग मिल के द्वारा डेली 15,000 से 20,000 ईंटों की मिट्टी तैयार की जा सकती है। मोल्डिंग ऑफ ब्रिक, मोल्डिंग का मतलब उसको शेप में चेंज करना। अब ईंट मिट्टी को ब्रिक की शेप में कन्वर्ट करने की प्रोसेस मोल्डिंग कहलाती है। और ईंट की मोल्डिंग करने के लिए दो विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। एक तो होती है हैंड मोल्डिंग और एक होती है मशीन मोल्डिंग। हैंड माउल्डिंग प्रोसेस में ईंट बनाने के लिए सांचों माउल्ड उपयोग में सांचों का उपयोग किया जाता है। ईंट बनाने के लिए दो प्रकार के माउल्ड उपयोग में लाए जाते हैं। एक तो वुडन माउल्ड होता है और एक स्टील माउल्ड होता है। वुडन माउल्ड ईंट बनाने के लिए काम में आने वाला वुडन माउल्ड शीशम की लकड़ी का बना होता है। स्टील माउल्ड बनाने के लिए 6 mm थिक प्लेट उपयोग में लाई जाती है। और यदि ब्रिक का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर किया जाता हो तो स्टील माउल्ड प्रिपेयर किए जाते हैं। माउल्ड का साइज बर्न्ड ब्रिक के कंपेयर में सभी दिशाओं में 8 से 12% या 10% ज़्यादा होता है। मतलब स्टील माउल्ड का जो आपकी ब्रिक होती है उसकी साइज से 10% ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्रिक की टॉप सरफेस पर ब्रिक बनाते समय फ्रॉग बनाने के लिए जो वुडन पीस उपयोग में लिया जाता है उसको स्टेक बोर्ड कहते हैं। जो आपकी ईंट पर ऊपर नाम देने के लिए या फिर उसमें आपकी बॉन्डिंग को इंक्रीज करने के लिए कि आपका जो उसमें स्पेस छोड़ते हैं उसको वो वो जिस वुडन पीस से उपयोग में लाया जाता है उसको स्टेक बोर्ड कहते हैं। माउल्डिंग करते समय ब्रिक बनाने के लिए दो विधियां अपनाई जाती है। एक तो स्लोप माउल्डिंग होती है और सैंड माउल्डिंग होती है। स्लोप माउल्डिंग स्लोप माउल्डिंग मतलब बनाते समय माउल्डिंग की यदि ब्रिक बनाते समय माउल्डिंग के अंदर की सरफेस पर वाटर स्प्रे किया जा रहा हो तो प्रोसेस स्लोप माउल्डिंग कहलाती है।
सैंड माउडिंग, यदि ब्रिक बनाते समय माउडिंग की अंदर की सरफेस पर सैंड स्प्रे की जा रही हो तो प्रोसेस सैंड माउडिंग कहलाती है। यदि आप अंदर की ब्रिक माउड के अंदर की सरफेस या तो पानी वाटर स्प्रे कर दो या सैंड स्प्रे कर दो। वाटर स्प्रे करने को स्लो माउडिंग या सैंड स्प्रे करने पर सैंड माउडिंग। ड्राइंग ऑफ ब्रिक, अब ईंट को सुखाते समय ईंट के स्टेक लगा दिए जाते हैं, ईंट के स्टोक लगा दिए जाते हैं और उन्हें इस प्रकार से लगाया जाता है कि अंदर एयर पासेस इजीली हो रहा हो और ईंट को उस समय तक सुखाया जाता है जब तक उसमें मॉइस्चर कंटेंट घटकर 2% तक ना रह जाए। ईंट को सुखाने के लिए दो विधियां अपनाई जाती है, एक तो आर्टिफिशियल प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस। आर्टिफिशियल प्रोसेस, यदि ईंटों को आर्टिफिशियल प्रोसेस से सुखाया जा रहा हो तो इन्हें सुखाने का पीरियड 1 से 3 डेज तक होता है और इन्हें सुखाने के लिए उपयोग में 120 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। नेचुरल प्रोसेस, ईंट को नेचुरल प्रोसेस में सुखाया जा रहा हो तो इन्हें सुखाने का पीरियड 3 से 10 दिन के मध्य होता है। बर्निंग ऑफ ब्रिक, ईंट को पकाने के लिए 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ईंट को पकाने के लिए निम्नलिखित भट्टे उपयोग में लाए जाते हैं। निम्नलिखित प्रोसेस अपनाया जाए तो क्लेम बर्निंग, क्लेम या किल्न, इंटरमीडिएट किल्न या कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस किल्न को आगे दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, एक तो बुल ट्रेंच किल्न और हाफमैन किल्न। बुल ट्रेंच किल्न और हाफमैन किल्न। बुल ट्रेंच क्या होता है, ऐसा मिट्टी जिसमें ट्रेंच खोद कर बनाया जाता है, यानी आधा उसको ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड या आधा उसको ओवर द ग्राउंड। यह बेटा कम्प्लीटली अंडर द ग्राउंड या पार्शियली अंडर द ग्राउंड और पार्शियली ओवर द ग्राउंड बनाया जाता है, जो बुल ट्रेंच किल्न कहलाता है। हाफमैन क्या होता है, ये ओवर द ग्राउंड होता है, ऐसा बेटा जिसे बनाने के लिए कोई ट्रेंच उपयोग में नहीं ली जाती है और कम्प्लीटली ओवर द ग्राउंड बनाया जाता हो, हाफमैन किल्न कहलाता है। अब डिफरेंस बिटवीन बुल ट्रेंच एंड हाफमैन किल्न। इंटरमीडिएट डिस्क्रिप्शन, बुल ट्रेंच एक तरफ बुल ट्रेंच किल्न है और एक तरफ हाफमैन किल्न है। अब बर्निंग कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी है, अबाउट 3 लाख इन 12 डेज, 12 दिन में 3 लाख। बुल ट्रेंच में 12 दिन में 3 लाख 3 लाख ईंटें बनाई जा सकती है और हाफमान में अबाउट 40 लाख इन 1 सीजन, एक सीजन में 40 लाख ब्रिक बर्न की जा सकती है। अब कंटिन्यूटी ऑफ वर्किंग, नॉट वर्किंग इन मानसून सीजन, जो बुल ट्रेंच आपका वो मानसून सीजन में नहीं चलता है और वर्किंग थ्रोज आउट द ईयर, जो हाफमान है वो आपकी थ्रोज आउट द ईयर यूज में आती है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल, जो बुल ट्रेंच है वो हाई कंजप्शन यूज में आती है और हाफमान है वो लो कंजप्शन, जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो कम लगता है उसमें। अब इनिशियल कॉस्ट है, जो बुल ट्रेंच में इनिशियल कॉस्ट कम होती है इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और हाफमान है वो हाई कॉस्ट होती है। नेचर ऑफ वर्किंग है सेमी कंटिन्यूस, क्योंकि ये सिर्फ एक मानसून सीजन में यूज नहीं है, सिर्फ एक ही सीजन यूज करते हैं और ये कंटिन्यूस होती है, दोनों सीजन में यूज कर सकते हैं। अब पॉपुलरिटी क्या है, मोर पॉपुलर बुल ट्रेंच है क्योंकि ये इनिशियल कॉस्ट इसकी कम होती है और लेस पॉपुलर क्योंकि इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है हाफमैन की। क्वालिटी इन ब्रिक, परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक इज लो, जो गुड क्वालिटी ब्रिक है वो बुल ट्रेंच की कम होती है और परसेंटेज ऑफ गुड ब्रिक कैपेसिटी इन हाई। अब सूटेबिलिटी, इफ ब्रिक आर नॉट रिक्वायर्ड इन मानसून सीजन, अगर मानसून सीजन में आपकी ब्रिक रिक्वायर्ड नहीं हो तो आप उसको बुल ट्रेंच को यूज़ कर सकते हो या फिर, और इसमें इफ ब्रिक आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ईयर, अब आपको पूरे साल में आपको ब्रिक रिक्वायर होती है तो उस कंडीशन में आप हाफमैन यूज़ करते हो। डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी किल्न या क्लैंप या परमानेंट किल्न। आइटम क्लेम बर्निंग या परमानेंट किल्न। कैपेसिटी क्या होती है, इसमें 20,000 से 1 लाख ईंटें एक साथ बर्न की जा सकती है। इसमें 25,000 पर डे बर्न की जा सकती है। इसमें एक टाइम में सिर्फ 20,000 से 1 लाख ईंटें, इसमें 25,000 पर डे। कॉस्ट ऑफ फ्यूल, क्योंकि क्लेम बर्निंग होती है इसमें वेरी लो कॉस्ट होती है क्योंकि इसमें वो कंडे वगैरह यूज में आते हैं और इसमें परमानेंट
परमानेंट किल्न में क्या होता है, वेरी हाई होती है, क्योंकि इसमें फ्यूल काम में आता है। इनिशियल कॉस्ट क्लेम बर्निंग की वेरी लो होती है, इसकी वेरी हाई होती है। क्वालिटी ऑफ ब्रिक, लगभग 60% ब्रिक फर्स्ट क्लास क्वालिटी की होती है, और इसमें 80 to 90% ब्रिक फर्स्ट क्लास क्वालिटी की प्राप्त होती है। फायर कंट्रोलिंग नॉट प्रॉपर कंट्रोलिंग, क्योंकि क्लेम बर्निंग में कंट्रोलिंग नहीं होती है और इसमें प्रॉपर कंट्रोलिंग होती है। स्किल्ड सुपरविजन, क्लेम बर्निंग में कोई स्किल सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें स्किल्ड सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है। स्ट्रक्चर, टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, ये क्लेम बर्निंग परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। टाइम ऑफ बर्निंग एंड कूलिंग, ईंट को पकने और ठंडा होने में लगभग 2 से 6 मंथ का समय लग जाता है, और इसमें ईंट 24 आवर में बर्न हो जाती है, लगभग 12 डेज में ठंडी हो जाती है। अब कलर ऑफ ब्रिक, ब्रिक में निम्नलिखित कलर निम्नलिखित कंटेंट के कारण डेवलप होता है। अब कलर और कंटेंट, ब्लैक कलर या डार्क ब्लैक अपन को उसमें मैग्नीज लार्जर पोर्शन ऑफ आयरन डालते हैं, तब आपका ब्लैक कलर या डार्क ब्लैक। और ब्लूइश ग्रीन एल्कलीज और बर्न एट हाई टेम्परेचर। ब्राउन कलर लाइम इन एक्सिस क्वांटिटी। क्रीम कलर आयरन और लिटिल लाइम। रेड आयरन इन एक्सिस। वाइट प्योर क्ले। येलो आयरन एंड मैग्नीज इन स्मॉल क्वांटिटी। रिफ्रैक्टरी ब्रिक, उष्मा सा ईंटें, ऐसी ईंटें जो हायर टेम्परेचर रेजिस्ट कर जाती है, इसलिए इनका उपयोग फर्नेस या चिमनियों में किया जाता है। चिमनियों के अंदर की सतह पर लाइनिंग करने के लिए रिफ्रैक्टरी ब्रिक का उपयोग किया जाता है। ये हाई टेम्परेचर रेजिस्ट कर सकती हैं, इसलिए इनका भट्टियों में या चिमनियों में यूज किया जाता है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक बनाने के लिए या तो फायर क्ले उपयोग में लाई जाती है, या साधारण ईंट बनाने वाली मिट्टी में फ्लक्सिंग मटेरियल जैसे आयरन ऑक्साइड, लाइम, एल्कलीज, तीनों की मात्रा कम कर दी जाती है, क्योंकि ये सिलिका को जल्दी मेल्ट कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक की निम्नलिखित प्रॉपर्टीज होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 4 से 10%। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 4 से 10%। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 से 200 न्यूटन पर mm²। डेंसिटी यूनिट वेट 24 से 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक, अब रिफ्रैक्टरी ब्रिक को निम्न टाइप से एक तो एसिड ब्रिक होती है, बेसिक ब्रिक होती है, न्यूट्रल। तो एसिड ब्रिक, ऐसी चिमनियाँ भट्टियाँ जिसमें अम्लीय एसिड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, वहाँ एसिड ब्रिक उपयोग में लाई जाती है। इन्हें 2 प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, फायर ब्रिक और सिलिका ब्रिक। फायर ब्रिक, इस ब्रिक की एसिड ब्रिक बनाने के लिए फायर क्ले मटेरियल उपयोग में लाया जाता है, जिससे सिलिका की मात्रा 6.5 से 7.5% तक, एल्यूमिना की मात्रा 25 से 35% होती है। इसमें इम्प्योरिटीज के रूप में लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज या एल्कलीज की मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिलिका ब्रिक, इस प्रकार की ईंटों को बनाने के लिए जो मिट्टी काम में लाई जाती है उसमें लगभग 95 to 97% सिलिका की मात्रा होती है, और अशुद्धियों की मात्रा 5% होती है। बेसिक ब्रिक, ऐसी भट्टियाँ चिमनियाँ जिसमें सारे इफेक्ट ज़्यादा हो, अंदर की सतह पर लाइनिंग के लिए ये ब्रिक उपयोग में लाई जाती है। एग्जाम्पल डोलोमाइट ब्रिक, बॉक्साइट, मैग्नेसाइट ब्रिक। न्यूट्रल ब्रिक, ऐसी चिमनियाँ भट्टियाँ जिसमें ना तो एसिड इफेक्ट हो और ना ही बेसिक इफेक्ट हो, उनमें अंदर की सतह पर लाइनिंग करने के लिए न्यूट्रल ब्रिक उपयोग में लाई जाती है। एग्जाम्पल क्रोम ब्रिक, स्पिनेंट ब्रिक, फॉरेस्ट्राइट ब्रिक, क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक। ओके दोस्तों, थैंक यू।